लेट स्टार्ट विद द फाइनेंशियल एनालिसिस। प्लानिंग अ रेशो जो एनालिसिस है इसको करेंगे। फाइनेंशियल एनालिसिस, पैसे का एनालाइज करना है हमने, फाइनेंस को एनालाइज करना है। फाइनेंशियल एनालिसिस चैप्टर ओवरव्यू क्या है? चैप्टर ओवरव्यू हम देखेंगे रेशो एनालिसिस, टाइप्स ऑफ रेशोज़ क्या हैं एंड एप्लीकेशन ऑफ द रेशो एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग। इन रेशो एनालिसिस का डिसीजन मेकिंग में क्या रोल है वो देखेंगे हम। टाइप्स ऑफ रेशोज़ क्या क्या वो देख लेते हैं हम। लिक्विडिटी रेशो, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो, लिक्विडिटी रेशोज़ एंड उसे शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशोज़ भी कहते हैं, क्योंकि लिक्विडिटी मतलब इमीडिएटली लिक्विड हो जाना, इमीडिएटली पैसा हमें मिल जाना एक्चुअली। लीवरेज रेशो, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो कहते हैं। क्या कहते हैं? लीवरेज रेशो, लीवरेज लेना मतलब लॉन्ग टर्म के लिए हो जाता है। जब भी लीवरेज की बात आती है तो लॉन्ग टर्म की बात हो जाती है। तो लीवरेज रेशोज लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशोज की बात होती है। लिक्विडिटी की बात करें तो लिक्विडिटी रेशोज शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशोज के बारे में डिस्कशन होता है इसमें। एक्टिविटी रेशोज़ हम बात करेंगे। उसके बाद एफिशिएंसी रेशोज़, परफॉर्मेंस रेशोज़ एंड टर्नओवर रेशोज़ की बात करेंगे। टर्नओवर रेशोज़ में एक बात ध्यान देने वाली है कि टर्नओवर मतलब जो भी आपको टर्मिनोलॉजी दे रखी होगी उसके वो नीचे आती है, डिनोमिनेटर साइड पर आएगी, तो उससे आप थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ की हम बात करेंगे फिर। तो चार तरह के में देखिए, लिक्विडिटी रेशो, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशोज कहते हैं। लीवरेज रेशो जिसे लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशोज कहते हैं। एक्टिविटी रेशोज, एफिशिएंसी रेशोज, परफॉर्मेंस रेशोज या टर्नओवर रेशोज की बात हम करेंगे। और उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज की हम बात करेंगे। ठीक है, एफिशिएंसी एक बात है और प्रॉफिटेबिलिटी अलग है। ठीक है, दोनों ध्यान रखना। एफिशिएंसी इज़ नॉट, इट इज़ रिलेटेड टू द परफॉर्मेंस, बट परफॉर्मेंस रेशोज हम अलग से निकालते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज एफिशिएंसी अलग से और प्रॉफिटेबिलिटी अलग से। परफॉर्मेंस, अच्छी परफॉर्मेंस से प्रॉफिटेबिलिटी आती है, लेकिन उसके रेशोज अलग है। ठीक है, और दूसरा क्या है हमारा रेशो एनालिसिस में एप्लीकेशन ऑफ दी रेशो एनालिसिस इन द डिसीजन मेकिंग में। इस रेशो का एनालाइज करने से क्या मतलब क्या है, तब देखेंगे रिलेशनशिप ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट विद अदर डिसिप्लिन ऑफ द अकाउंटिंग। ठीक है, क्या है रिलेशनशिप फाइनेंशियल मैनेजमेंट का विद अदर डिसिप्लिन ऑफ अकाउंटिंग के साथ। इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एफ जो हम पढ़ रहे हैं इसका रिलेशनशिप क्या है विद अदर डिसिप्लिन ऑफ द अकाउंटिंग। ठीक है, चलो लेट स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट। द बेसिस for financial analysis, planning and decision making is the financial statements which mainly consist of the balance sheet and the profit and loss account। ठीक है, तो आपको पता है कि जो भी है बेसिकली जो प्लानिंग एंड डिसीजन के लिए बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, और इसके साथ एक और भी होता है। कौन सा होता है? इनकम। प्रॉफिट and loss account shows the operating activities of the concern over a period of time, and the balance sheet जो होता है basically depicts the balance value of the acquired assets and liabilities, or in the words financial position of the organization at a particular point of time। ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बार बार आता है। बैलेंस शीट क्या बताते हैं? बैलेंस शीट जो होता है बेसिकली पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है वो बताता है। ठीक है, बेसिकली एसेट्स और लाइबिलिटी की बातें होती हैं बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है, और दूसरा क्या है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है बेसिकली वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के बारे में बात करता है। आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस होता है, ऑपरेशन की बात होता है, उसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बेसिकली शोज द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कंसर्न ओवर पीरियड ऑफ टाइम। और जब बैलेंस शीट है बेसिकली एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम उसका आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, यानी आपके एसेट्स कितने, लाइबिलिटीज़ क्या है, वो आपको बताते हैं। ठीक है, however the above statements do not disclose all the necessary and relevant information for the purpose of obtaining the material and relevant information necessary for ascertaining the financial strength and weaknesses of the enterprise. It is necessary to analyze the data depicted in the financial statement। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेटा दिया है उसको अच्छे से एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। वो कैसे करेंगे हम? The financial manager has certain analytical tools which help in the financial analysis। ठीक है, तो फाइनेंशियल मैनेजर के पास कुछ एनालिटिकल टूल्स हैं। ठीक है, ताकि वो फाइनेंशियल एनालिसिस कर सके और प्लानिंग के लिए काम कर सके। वन ऑफ द मेन टूल इज़ अ रेशो एनालिसिस। तो उसमें से मेन टूल क्या है? रेशो एनालिसिस है। लेट अस डिस्कस द रेशो एनालिसिस इन दिस चैप्टर। चलो डिस्कस करते हैं रेशो एंड द रेशो एनालिसिस। Let us first understand definition of the ratio and the meaning of the ratio analysis। Definition of ratio क्या है? A ratio is defined as the indicated quotient of the two mathematical expressions and as the relationship between the two things।
ठीक है। रेशियो मतलब ये होता है न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर, यानी टू थिंग्स को रिलेट करके देखना। इसको कहना है टू थिंग्स को रिलेट करके देखना, ये रेशियो एनालिसिस के अंदर आता है हमारा, ठीक है। हियर रेशियो मीन्स द फाइनेंशियल रेशियो और अकाउंटिंग रेशियोज, ठीक है। यहाँ पर फाइनेंशियल रेशियो की बात करें, नॉर्मल मैथमेटिकल नहीं है, और अकाउंटिंग रेशियो विच हैज़ ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द टू अकाउंटिंग फिगर्स। रेशियो एनालिसिस की बात करते हैं, term financial ratio can be explained by defining how it is calculated and what the objective of the calculation is. The term financial ratio can be explained by defining how it is calculated and what the objective is. Calculation का objective क्या है हम जानेंगे। Calculation basis of the calculation क्या होता है, a relationship expressed in a mathematical term होता है, ठीक है, between two individual figures or group of figures, ठीक है, कनेक्टेड विद ईच अदर इन सम लॉजिकल मैनर्स में वो आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। सिलेक्टेड फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंसर्न, सिलेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो उनकी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से उसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल टर्म एक्सप्रेशन है, बिटवीन टू इंडिविजुअल फिगर्स, ग्रुप ऑफ फिगर्स है, कनेक्टेड विद ईच अदर इन सम लॉजिकल मैनर्स है, सिलेक्टेड फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंसर्न है। ऑब्जेक्टिव फॉर द फाइनेंशियल रेशियोज इज दैट ऑल द स्टेक होल्डर्स कौन कौन से होते हैं, स्टेक होल्डर होते हैं, ऑनर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, लेंडर्स होते हैं, एम्प्लॉइज एक्सेट्रा होते हैं, दे कैन विड्रॉ द कंक्लूजन अबाउट द परफॉर्मेंस। उस देख के रेशियो को देखकर उसके बारे में किसके बारे में कंक्लूजन कर सकते हैं, परफॉर्मेंस, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर परफॉर्मेंस के बारे में जान सकते हैं, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ फर्म के बारे में जान सकते हैं, कैन टेक द डिसीजन इन द रिलेशन ऑफ द फर्म, डिसीजन भी लिया जा सकता है। Ratio analysis is based on the fact that a single accounting figure by itself may not communicate any meaningful information, but when expressed relative to some figure, it may definitely provide some significant information. ये कोई बात हो रही है रेशियो analysis is not just comparing the different numbers from the balance sheet, income statement and cash flow statement, ठीक है। तो यहाँ पर बात कर रहे थे ना, ऊपर ये इनकम स्टेटमेंट नहीं डाला हुआ, तो यहाँ पर ये बेसिकली बैलेंस शीट की बात होगी, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। इट इज़ कंपेयरिंग द नंबर अगेंस्ट प्रीवियस ईयर, ठीक है। इंट्रा फर्म मतलब अपने अंदर, इंट्रा मतलब विद इन द फर्म, पिछले से पिछले साल का कंपैरिजन करना, एंड अदर कंपनीज, यानी इंटर फर्म कंपैरिजन, द इंडस्ट्री और इवन द इकोनॉमी इज जनरल फॉर द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। सोर्सेज ऑफ फाइनेंशियल डेटा फॉर एनालिसिस, अब इसका सोर्सेज ऑफ फाइनेंशियल डेटा कहाँ से आएगा एनालिसिस करने के लिए, द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस आर एनुअल रिपोर्ट जो बनती है, इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं, नोट्स टू द अकाउंट्स रहते हैं, अकाउंट्स के नोट रहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ द कैश फ्लोज रहते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, बिजनेस पीरियडिकल्स रहते हैं, बिजनेस पीरियडिकल्स एंड क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज रहती हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, इसके बारे में मुझे नहीं पता क्या है ये। एनुअल रिपोर्ट्स, ओके, इंटरिम फाइनेंशियल मतलब इंटरिम बीच में, नोट्स टू द अकाउंट्स रहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ द कैश फ्लोज रहते हैं, स्टेटमेंट्स, बिजनेस पीरियडिकल्स रहते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें, और क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज रहती हैं, सर्विसेज हैं ये, जस्ट क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ द रेशियोज, कौन कौन से रेशियोज होते हैं, टाइप्स ऑफ रेशियोज की बात करते हैं, लिक्विडिटी रेशियोज होती हैं, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज जिसे कहते हैं, ठीक है। अभी हमने बात किया इसके बारे में। एक होते हैं लीवरेज रेशियो, जिसे लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज कहते हैं। अब लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज क्या क्या है, ये कैपिटल स्ट्रक्चर्स रेशियोज और कवरेज रेशियोज की बात करता है। तो लॉन्ग टर्म की जब बात आती है, कैपिटल यानी लॉन्ग टर्म हो गया, कवरेज रेशियोज भी लॉन्ग टर्म में ही आ जाता है, तो ये भी लीवरेज रेशियोज की तरफ की बात हम करेंगे। उसके बाद एक्टिविटी रेशियोज, एफिशिएंसी रेशियोज, परफॉर्मेंस रेशियोज, टर्नओवर रेशियोज हमने पहले पढ़ा है। उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, ठीक है। हमने कहा था एफिशिएंसी इज डिफरेंट, एफिशिएंसी की वजह से प्रॉफिट आता है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज की हम बात करेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी अब रिलेटेड टू सेल्स हो सकता है, प्रॉफिटेबिलिटी रिलेटेड टू ओवरऑल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, एसेट्स, कैपिटल एम्प्लॉयड, इक्विटी, ठीक है। ओवरऑल रिटर्न के ऊपर प्रॉफिटेबिलिटी हो सकती है। और हो क्या हो सकता है, रिक्वायर्ड फॉर द एनालिसिस फ्रॉम ऑनर्स पॉइंट ऑफ व्यू, ऑनर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि इतना मेरा मतलब उसको पॉइंट ऑफ व्यू कुछ रहता है, उसके बेसिस पे प्रॉफिटेबिलिटी एनालाइज करनी है। और रिलेटेड टू द मार्केट वैल्यूएशन इन्वेस्टर्स, ठीक है, इट मे बी रिलेटेड टू द मार्केट वैल्यूएशन इन्वेस्टर्स के बेसिस पर होता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ द रेशियोज, लिक्विडिटी रेशियोज शुड बी एग्जामिन्ड टेकिंग रेलेवेंट टर्नओवर रेशियोज इनटू द कंसिडरेशन। So liquidity ratio should be examined
टेकिंग रेलेवेंट टर्नओवर रेशियोज इनटू द कंसिडरेशन। लिक्विडिटी रेशियोज की बात करते हैं तो लिक्विडिटी और शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी आर यूज्ड सिनोनिमसली। इतना मालूम होना चाहिए, लिक्विडिटी और शॉर्ट टर्म यानी एक चीज़ की बातें हो रही हैं यहाँ पर। लिक्विडिटी और द शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी मीन्स एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू पे इट्स शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़। ठीक है, शॉर्ट टर्म मीन्स शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ को पे करने के लिए बिजनेस एबिलिटी जो उसकी इनएबिलिटी टू पे शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ अफेक्ट द क्रेडिबिलिटी एज वेल एज द क्रेडिट रेटिंग भी अफेक्ट करती है। कंटिन्यूस डिफॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ द बिजनेस लीड्स टू द कमर्शियल बैंकक्रप्ट होने के चांसेस है कमर्शियली। इवेंचुअली सच कमर्शियल बैंकक्रप्सी मे लीड टू सिकनेस एंड डिसोल्यूशन भी हो सकता है इसका। शॉर्ट टर्म लेंडर्स एंड क्रेडिटर्स जो होते हैं फिर बिजनेस आर वेरी मच इंटरेस्टेड टू नो इट्स स्टेट ऑफ लिक्विडिटी बिकॉज ऑफ देयर फाइनेंशियल स्टेक होता है क्योंकि उसके अंदर। तो शॉर्ट टर्म जो लेंडर्स हैं जो उधार दे रहे हैं उसको, तो वो बेसिकली दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड इसको जानने के लिए कि इसकी लिक्विडिटी के बारे में, क्रेडिबिलिटी क्या है, कितनी जल्दी वो पैसा हमें दे सकते हैं। ऐसा ना हो कि पैसा हमारा मर जाए या रुक जाए। बोथ द लैक ऑफ सफिशेंट लिक्विडिटी एंड एक्सेस लिक्विडिटी इज़ बैड फॉर द एग्जीक्यूशन। ये हम ध्यान दो, लैक ऑफ सफिशेंट लिक्विडिटी एंड एक्सेस ऑफ लिक्विडिटी दोनों ही बैड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन है। वेरियस लिक्विडिटी रेशियोज आर करंट रेशियोज। अब बोलोगे एक्सेस ऑफ लिक्विडिटी क्यों बैड है? एक्सेस ऑफ लिक्विडिटी का मतलब है बहुत सारा कैश आपने जमा करके रख लिया अननेसेसरली विच कैन बी यूज प्रोडक्टिवली सम अदर पर्पसेस। तो यहाँ पर एक्सेस ऑफ लिक्विडिटी इज आल्सो बैड। ठीक है, समझ में आ गई बात? ओके, डन 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 डन। नेक्स्ट, वेरियस लिक्विडिटी रेशियोज कौन कौन सी हैं? करंट रेशियोज है। करंट रेशियो से ही पता लगना चाहिए कि करंट मतलब करंट प्रेजेंट की बात हो रही है, वर्किंग की बात हो रही है। वर्किंग कैपिटल यहाँ पर आएगा। एसेट्स ओवर लाइबिलिटीज़ की बात में अभी देखेंगे इसको क्या है। एंड क्विक रेशियोज होता है करंट रेशियो के बाद। क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं इसको। क्विक रेशियो को क्या कहते हैं? एसिड टेस्ट। क्विकली अगर एसिड डाला आपके ऊपर तो क्विकली वो बंद कर देगा, जैसे समझ लो इसको। एसिड डाला आपके ऊपर तो क्विकली बंद कर देगा, तो एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं क्विक रेशियो का। उसके बाद है कैश रेशियो और एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो भी कहते हैं। कैश को एब्सोल्यूटली हमें क्या चाहिए? एब्सोल्यूटली हमें कैश चाहिए, तो कैश रेशियो को बेसिकली एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? कैश मतलब एब्सोल्युटली हमें चाहिए, एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो। बेसिक डिफेंस इंटरवल और इंटरवल मेजर रेशियोज। ठीक है, बेसिक डिफेंस इंटरवल और द इंटरवल मेजर रेशियो भी एक ही बात है। इसमें इंटरवल आ गया, समझ लो दोनों एक ही की बात हो रही है, बेसिक डिफेंस इंटरवल या फिर इंटरवल मेजर रेशियो। उसके बाद है नेक्स्ट नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल मतलब जो डे टू डे रूटीन में हम कैपिटल चाहिए होती है उसकी हम बात हो रही है। तो नेट वर्किंग कैपिटल भी एक रेशियो होती है। नेट वर्किंग कैपिटल मेरे पास कितनी है? ठीक है, नेट वर्किंग कैपिटल मेरे पास कितनी है वो यहाँ पर बात होती है। करंट रेशियो की बात करें तो करंट रेशियो इज़ वन ऑफ द बेस्ट नोन मेजर ऑफ द शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। इट इज़ द मोस्ट कॉमन मेजर ऑफ द शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी। शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी के लिए करंट रेशियो काम आती है। द मेन क्वेश्चन this ratio addresses is, does your business have enough current assets to meet the payment schedule of its current debts with a margin of safety for possible losses in the current assets? In other words, current ratio measures whether a firm has enough resources to meet its current obligations. तो आपकी जो भी करंट ऑब्लिगेशंस हैं, अभी करंट मतलब करंटली जो रन कर रही हैं, जो भी आपकी करंट ऑब्लिगेशंस हैं, अरे हटो भैया, जो भी इसकी करंट ऑब्लिगेशंस हैं उसको फुलफ़िल करने के लिए कि आपके पास कितना इनफ रिसोर्सेज हैं। ठीक है, तो करंट रेशियो बताता है। तो करंट रेशियो कैसे होता है? करंट रेशियो करंट एसेट डिवाइडेड करंट लाइबिलिटीज़। करंट एसेट में वही मतलब करंट एसेट डिवाइडेड करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, वेयर करंट एसेट्स क्या क्या हो सकते हैं? करंट एसेट्स पर इन्वेंट्रीज होती है। करंट एसेट्स हमारे सन्ड्री डेटर्स होते हैं, कैश एंड बैंक बैलेंसेस होते हैं हमारे, रिसीवेबल्स एक्रूल्स होते हैं हमारे, लोन्स एंड एडवांसेस जो होते हैं वो भी हमारे करंट एसेट्स में आते हैं। लोन्स एंड एडवांसेस जो हमने ले रखे हैं। डिस्पोजेबल इन्वेस्टमेंट जो होती है, डिस्पोजेबल इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, इमीडिएटली हम डिस्पोज कर सकते हैं, वो भी करंट एसेट्स में आते हैं। इमीडिएटली डिस्पोज करके हम कुछ पैसे कमा सकते हैं। छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स आ गए, मशीनरी वगैरह, जिसे हम इमीडिएटली मार्केट में इमीडिएटली डिस्पोज कर सकते हैं। एनी अदर करंट एसेट्स जो होते हैं हमारे वो भी करंट एसेट्स में आ गए। ठीक है, करंट लाइबिलिटीज़ बात करें तो वो क्या होते हैं? क्रेडिटर्स फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, करंट लाइबिलिटीज़ होते हैं, जिन्होंने हमें उधार पे हमने
हमने क्या किया, सामान ले रखा है, उनको पैसा देना है ना, हमने लाइबिलिटी पैसा देना, तो वो हमारे क्रेडिटर्स है। शॉर्ट टर्म लोन्स हमने कुछ ले रखा है, तो वो भी हमारी करंट, शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल से कम हो गया हमारा, तो शॉर्ट टर्म हो गया, शॉर्ट टर्म्स लोन्स हो गया। बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, वो भी हमारा करंट लाइबिलिटीज़ में आता है, बैंक ओवरड्राफ्ट। कैश क्रेडिट हो गया हमारा, कैश कैश ले रखे क्रेडिट पर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए। प्रोविज़न फॉर द टैक्सेशन, जो हमने कुछ रखा है प्रोविज़न, वो भी हमारी लायबिलिटी को रखना है, क्योंकि तो टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा। प्रपोज्ड डिविडेंड हो सकता है, ये भी हमारी करंट लायबिलिटीज़ में आ सकता है, क्योंकि डिविडेंड कब देते हैं, वैसे तो मतलब मैंडेटरी नहीं है देना, लेकिन हाँ प्रपोज कर दिया तो वो हमारी लायबिलिटी बन गई, करंट लायबिलिटी बन गई। अनक्लेम्ड डिविडेंड, अनक्लेम्ड डिविडेंड, अभी लोगों ने डिविडेंड क्लेम नहीं किया, वो तो हमारी करंट लायबिलिटी है, ठीक है। एनी अदर करंट लायबिलिटीज़ इसके अंदर आ जाती है, समझ में आएगा होप आपको। इंटरप्रिटेशन, अ जनरल एक्सेप्टेबल करंट रेशो इज़ 2:1। तो जनरल एक्सेप्टेबल करंट रेशो क्या है, 2:1, 2 एसेट्स और उसके अगेंस्ट 1 लायबिलिटी होनी चाहिए, 1 लायबिलिटी के अगेंस्ट 2 एसेट्स होने चाहिए हमारे पास। समझ में आ रही बात नहीं आ रही? तो जनरल एक्सेप्टेबल करंट रेशो इज़ 2:1, यानी 2 एसेट्स और 1 लायबिलिटी होनी चाहिए उसके अगेंस्ट। But whether or not a specific ratio is satisfactory depends on the nature of the business and the characteristics of the current assets and liabilities के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब बात करते हैं क्विक रेशो की। क्विक एसिड टेस्ट रेशो भी हमने कहा था, उसको क्विकली जला दिया हमारे हाथ को। द क्विक रेशो इज समटाइम्स कॉल्ड द एसिड टेस्ट रेशो एंड इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेजर ऑफ द लिक्विडिटी। क्विक रेशो ऑफ द एसिड टेस्ट रेशो क्विक एसिड्स करंट लायबिलिटीज। अभी हम देखो वहाँ पर थे हमारे करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज़, यहाँ पर क्विक एसेट्स हैं। जब बात होती है हमारी क्विक रेशो की, तो ऊपर क्विक एसेट्स आ जाते हैं। अब ये क्विक एसेट्स क्या होते हैं, क्विक एसेट्स क्या होते हैं, ये होते हैं करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर क्विक एसेट्स हमारे यही हैं। इन्वेंट्रीज हम इमीडिएटली सेल नहीं कर पाएंगे, क्विकली जो से हम बेच सकते हैं, ठीक है, वो है हमारे क्विक एसेट्स हैं। जैसे कि इन्वेंट्रीज निकाल दो, इन्वेंट्रीज हम इमीडिएटली नहीं बेच सकते ना, सेल इमीडिएटली नहीं होगी इन्वेंट्रीज की। प्रीपेड एक्सपेंसेस, हम ऑलरेडी एक्सपेंसेस कर चुके हैं, ठीक है, उनका पैसा आना है, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस हमको, प्रीपेड ऑलरेडी पे कर चुके हैं इसे, प्रीपेड प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या समझते हैं आप? आई थिंक प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब ऑलरेडी पेमेंट कर दी है उसके लिए, प्रीपेड एक्सपेंसेस कर दिया, लेकिन वो चीज़ आनी है हमारे पास, तो हमारे क्विक एसेट्स हैं एक्चुअली। उसी से क्या बना, हमारा एसेट्स बन गया ना, कोई भी चीज़ हमने करंट क्विक एसेट्स ही हमारे यहाँ पर मतलब कर दिया, तो वो करंट यहाँ पर उसको माइनस कर देंगे अगर, तो क्विक एसेट्स हमारे बन जाएंगे, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंसेस को निकालना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी कर चुके एक्सपेंसेस, उसको हम इसमें ऐड नहीं कर सकते हैं, तो निकालने पड़ेंगे, तभी एक क्विक एसेट्स रहेगा हमारे पास जो इमीडिएटली कर सकते हैं। तो एक्सपेंसेस कर दिए, उसको निकालना पड़ेगा। करंट लायबिलिटीज़ में क्या आता है, एज मेंशन करंट रेशो में वही करंट लायबिलिटीज़ वही आ जाएगी। द क्विक रेशो इज़ ए मच मोर conservative measure of the short term liquidity than the current ratio. It helps answer the question, if all the sale revenue should disappear, कि सभी सेल्स भी बंद हो जाते हैं, could my business meet its current obligations with the readily convertible quick funds on hand। ठीक है, मेरे हाथ में जो पैसा है क्या उसी से मैं काम चला सकता हूँ क्या, ठीक है, जितनी भी ऑब्लिगेशंस है मेरे, जितने देने पेबल है, क्या मैं पे कर पाऊँगा क्या, ठीक है। आगे है क्विक एसेट्स। क्विक एसेट्स कंसिस्ट ऑफ ओनली कैश एंड नियर कैश एसेट्स, जो कि कैश मतलब इमीडिएटली लिक्विडिटी हो सकती है, जैसे वो नियरली कैश होने चाहिए, ठीक है, या फिर कैश ही होना चाहिए। कैश और नियर कैश एसेट्स, इन्वेंट्रीज आर डिडक्टेड फ्रॉम द करंट एसेट्स ऑन बिलीफ दैट दीज आर नॉट नियर कैश एसेट्स, एंड ऑल्सो बिकॉज इन टाइम्स ऑफ द फाइनेंशियल डिफिकल्टी इन्वेंट्री मे बी सेलेबल ओनली एट द लिक्विडेशन वैल्यू। तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, लिक्विडेशन वैल्यू जो भी होगी उसकी कम होगी। मान अब कुछ बिक ही नहीं रहा है, तो मजबूरी में बेचना पड़ रहा है, तो लिक्विडिटी वैल्यू उसको मतलब उसकी वैल्यू बहुत गिर जाएगी। तो सेलेबल ओनली एट लिक्विडेशन वैल्यू, बट इन सेलर्स मार्केट इन्वेंट्रीज आर आल्सो नियर कैश एसेट्स। इन सेलर्स मार्केट इन्वेंट्रीज आर आल्सो नियर कैश एसेट्स। तो सेलर्स मार्केट में क्या होता है, सेलर्स की मार्केट में इन्वेंट्रीज आर आल्सो नियर कैश एसेट्स, कैश एसेट्स हो सकते हैं अगर सेलर की बात करें तो। इंटरप्रिटेशन क्या है, इन एसिड टेस्ट ऑफ 1:1 इज कंसिडर्ड सेटिस्फैक्ट्री unless the majority of the unless the satisfactory unless the majority of quick assets are in accounts receivable। majority of the quick assets जो है receivable मतलब मिलने वाला है, and pattern of the accounts receivable
कलेक्शन लैग्स बिहाइंड द शेड्यूल फॉर पेइंग करंट लाइबिलिटीज़। करंट बस इतना समझ लो, एसेट एज रेशो 1:1 एक अच्छा है। क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़ और 1:1 करेक्ट है ये, ठीक है। चलो आगे चलो भैया, पेज नंबर 7 पर आ गए हम। ये खोल लेते हैं, चाहे ये ऐसे करते हैं, ठीक है। चैप्टर 3 99 पेजेस है, ओके। और कुछ है, चलो ठीक है। कैश रेशो और एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशो। द कैश रेशो measures the absolute liquidity of the business. This ratio considers only the absolute liquidity available with the firm. The ratio is calculated as cash ratio is equal to cash and the bank balances plus marketable securities divided by current liabilities. मतलब ऊपर का टर्म चेंज हो गया, सिर्फ नीचे करंट लाइबिलिटीज़ है, ऊपर यह है हमारा कैश रेशो। पहले हमने बात की करंट, फिर क्विक, अब कैश रेशो। कैश मतलब सिर्फ कैश ही चाहिए, सिर्फ कैश ही चाहिए या फिर मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ चाहिए, ठीक है। आपकी मार्केट सिक्योरिटीज़ पड़ी हैं आपके हाथ में, वो इमीडिएटली मार्केट करके पैसा इमीडिएटली आ सकते हैं, ठीक है। स्टॉक है आपके पास, इमीडिएटली बेच के पैसा आ सकता है, इमीडिएट से जो आपको पैसा कैश दे सकते हैं, तो कैश रेश। कैश एंड बैंक बैलेंस ऊपर आता है प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटी डिवाइड बाई करंट लाइबिलिटीज़, या फिर कैश एंड बैंक बैलेंसेस प्लस करंट इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाई करंट लाइबिलिटीज़ भी कह सकते हैं इसको। वो आपकी करंट इन्वेस्टमेंट ही है ना, मार्केटेबल सिक्योरिटी में करंट इन्वेस्टमेंट। इसका इंटरप्रिटेशन करते हैं, द एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशो ओनली टेस्ट शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी इन टर्म्स ऑफ द कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ करंट इन्वेस्टमेंट्स। बेसिक डिफेंस इंटरवल, इंटरवल मेजर की बात कर लेते हैं। बेसिक डिफेंस इंटरवल या इंटरवल मेजर। बेसिक डिफेंस इंटरवल क्या होता है, कैश एंड द बैंक बैलेंसेस प्लस नेट रिसीवेबल प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ डिवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज, so 360। ये आ गया बेसिक डिफेंस इंटरवल। कितना पीरियड की बात होगी यहाँ पर, देखो ये नंबर ऑफ डेज़ की बात होगी, इंटरवल कितने दिन तक मेरा डिफेंस सिस्टम चल सकता है। बेसिक डिफेंस इंटरवल, तो देखो इसका रेशो से पता लग रहा है कि ऊपर यहाँ पर कैश एंड बैंक बैलेंस है, यहाँ पर रुपीज़ है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रुपीज़ है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज़ कर दिया, तो डिवाइड ऊपर जाके न्यूमरेटर में चला गया, तो क्या बन गया हमारा, पीरियड बन गया, टाइम बन गया, नंबर ऑफ डेज़ बन गया, तो यहाँ पर बेसिक इंटरवल आ गया, ठीक है, समझ गए। तो ये बेसिक डिफेंस इंटरवल क्या होता है, कैश एंड बैंक बैलेंस की बात होगी, प्लस नेट रिसीवेबल कितने आने वाले हैं मेरे पास, प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ कितनी मेरे पास, डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं, ठीक है। इतने तो मेरे क्या है, मेरा ऊपर क्या है हमारा, बेसिकली करंट एसेट्स ही मेरे, करंट एसेट्स समझ लो या फिर क्विक एसेट्स, डिवाइडेड बाय दी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने मेरे, ठीक है। वो मेरे पैसा इतना है लेकिन मेरे एक्सपेंसेस इतने हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज, ठीक है। या फिर करंट एसेट्स माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस इन्वेंट्रीज। करंट एसेट्स में से अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस और इन्वेंट्रीज में निकाल दूँ, मेरा क्या बनता है यार, क्विक एसेट्स से बनता है ना, डिवाइडेड बाय द डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। डिवाइडेड बाय डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में दिन का ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना है, यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज़ किया था, यहाँ पर है डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, दिन का कितना आ गया, तो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज़ किया, मतलब बेसिकली निकालने के लिए, तो वो डेली बन गया, तो नंबर ऑफ डेज़ ऊपर चला जाएगा, सेम बेसिक डिफेंस इंटरवल बन जाएगा हमारा। तो क्विक एसेट्स हम बात कर रहे थे ना कि क्विक एसेट्स क्या होता है, क्विक एसेट, हाँ ये रहा क्विक एसेट्स। कैश रेशो, ये है करंट एसेट्स, क्विक रेशो, हाँ क्विक एसेट करंट एसेट मैंने इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, यहाँ पर था माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, यहाँ पर इन्वेंट्रीज माइनस किया था इसमें से। और यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं बेसिक डिफेंस इंटरवल में, प्रीपेड एक्सपेंसेस में इन्वेंट्री सेम ही है ना, क्विक एसेट्स की बात हो रही है बेसिकली यहाँ पर। बेसिक डिफेंस इंटरवल मतलब क्विक एसेट्स, क्विकली जो एसेट्स है, क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं, ठीक है। समझ के बात की नहीं समझे तो कोई बात नहीं, चलो आगे चलेंगे, इतना बस पढ़ते जाओ, पढ़ने ही काम है हमारा, अभी इतना टाइम नहीं है, चलो आगे चलो। डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, दिन का ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड, ठीक है, कितनी कीमत के हमारा
गुड्स सेल हो गया है। सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर जनरल एक्सपेंसेस इसमें ऐड करो, माइनस करो डेप्रिसिएशन अदर नॉन कैश एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज, इन्हें एयर कर दो। ठीक है, तो ये आ गया हमारा डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, डेली टोटल हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक साल में कितना सेल किया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इन्हें ईयर नहीं लिखे हैं, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इन्हें कितना कीमत का सामान हमने बेच दिया, उसमें प्लस करना है हमने सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन अदर जनरल एक्सपेंस, प्लस करना है, क्या करना है, माइनस क्यों नहीं करना है। ठीक है, डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या हो गया बेसिकली कि डेली ऑपरेशन करने के लिए क्या क्या एक्सपेंसेस हो रहे हैं हमारे। एक्सपेंसेस क्या है, कीमत लगानी पड़ रही है हमें चीज़ों को सेल करने के लिए, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर जनरल एक्सपेंसेस जो हो रहे हैं वो भी एक्सपेंसेस है हमारे, एडमिनिस्ट्रेशन की कॉस्ट है। लेकिन डेप्रिसिएशन अदर नॉन कैश एक्सपेंडिचर जो है बेसिकली हम इसको कंसिडर नहीं करते हैं, डेप्रिसिएशन हमें वापस मिल जाता है क्योंकि, और नॉन कैश एक्सपेंडिचर जो होते हैं नॉन कैश हैं तो वो भी हमारे डेली के नहीं है ना, वो लॉन्ग टर्म में चले जाते हैं, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डेज, तो डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे आ जाते हैं यहाँ पर। इंटरप्रिटेशन, इफ़ फॉर सम रीज़न ऑल द कंपनीज रेवेन्यूज वर टू सडनली सीज, द बेसिक डिफेंस इंटरवल would help determine the number of days for which the company can cover its cash expenses without the aid of additional financing। मतलब बिना दूसरी फाइनेंसिंग के, विदाउट द एड ऑफ एडिशनल फाइनेंसिंग हमारी कंपनी कितने दिनों तक चल सकती है। ठीक है, अगर हमारे सारे कंपनी का रेवेन्यू जो है वो सडनली बंद हो जाते हैं तो हमारी कंपनी कितने दिनों के लिए चल सकती है विदाउट द नीड ऑफ एडिशनल फाइनेंसिंग। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेट वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल जो होता है बेसिकली इज मोर मेजर ऑफ द कैश फ्लो देन ए रेशो, इट इज़ अ मेजर ऑफ कैश फ्लो देन ए रेशो, रेशो की बजाय कैश फ्लो है। द रिजल्ट ऑफ दिस कैलकुलेशन मस्ट बी पॉजिटिव नंबर, नेट वर्किंग कैपिटल हमारे पास पॉजिटिव ही आना चाहिए। हाउएवर इन सर्टन बिजनेस मॉडल इट मे बी नेगेटिव, इट इज़ कैलकुलेटेड एज शोन बिलो। नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज इंक्लूडिंग शॉर्ट टर्म बैंक बोरोइंग। नेट वर्किंग कैपिटल क्या है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, माइनस कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, नेट वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, नेट क्या होगा, माइनस कर, नेट वर्किंग कैपिटल हमारा क्या है, जो शॉर्ट टर्म के लिए हमें पैसा चाहिए होता है वो वर्किंग कैपिटल। नेट की बात करें तो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़ कर देंगे। ठीक है, नेट हो गया, लायबिलिटीज़ निकाल दिए, करंट एसेट्स ही हमारे नेट वर्किंग कैपिटल एक्चुअली, करंट एसेट में से करंट लायबिलिटीज़ निकाल दिया जाए एक्सक्लूडिंग शॉर्ट टर्म बैंक बोरोइंग। शॉर्ट टर्म बैंक बोरोइंग को यहाँ पर वो लाइबिलिटीज़ को हम यहाँ पर नहीं निकाल रहे हैं, उसके अलावा जो भी करंट लाइबिलिटीज़ को हम हटा दे रहे हैं। ठीक है, तो हमारा बन गया नेट वर्किंग कैपिटल। क्या बन गया, नेट वर्किंग कैपिटल। ये पता नहीं अपनी बिजनेस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कितने इंपॉर्टेंट है। करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़ आ जाएगा, लेकिन इसमें से एक्सक्लूड कर रहे हैं शॉर्ट टर्म बैंक बोरोइंग, एक्सक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इंटरप्रिटेशन, बैंकर्स लुक at net working capital over time to determine the company's ability to weather financial crisis loans to ability to weather financial crisis loans are often, पता नहीं क्या है, आधा सेंटेंस लिखा ऐसा लग रहा है। बैंकर्स look at net working capital over time to determine a company's ability for financial crisis, ऐसा कुछ होगा। loans are often tied to maximum working capital requirements, तो लोन्स कितने किस टाइम हद तक दिए जाते हैं, मिनिमम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो होती है उस हद तक ये दे रहे हैं। मिनिमम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, कम से कम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है, उसके लोन्स आर ऑफर टाइड टू मिनिमम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। मिनिमम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी है आपको, उस उतना ही हम आपको लोन देंगे भैया जितना आपकी मिनिमम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट। तो ऐसा तो पता नहीं होना नहीं चाहिए, जितना समझ में नहीं आया इतना। चला नहीं आओ, नेक्स्ट आगे चलना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशोज़, या जिसे हम लीवरेज रेशोज़ कहते हैं, याद रखना, लॉन्ग टर्म लीवरेज याद रहेगा। लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशोज़, लीवरेज रेशोज़ एक ही बात है। लीवरेज रेशोज़ मे बी डिफाइंड एज दोज फाइनेंशियल रेशोज़ विच मेजर द लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी एंड द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म। These ratios indicate the mix of the funds provided by the owners and lenders and assure the lenders of the long-term funds with regard to periodic payment of the interest during the period of loan and repayment of principal amount on maturity। तीन बातों पर डिपेंड करती है।
पीरियोडिक पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लोन एंड रिपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट ऑन मैच्योरिटी। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। चलो, लीवरेज रेशियोज आर ऑफ टू टाइप। लीवरेज रेशियो जो है बेसिकली दो तरह की हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो, जिसमें कि बहुत सारे रेशियोज़ हैं। दूसरा है कवरेज रेशियोज़, इसमें चार तरह के हैं। तो हम बात करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज़ की बात करते हैं। लीवरेज रेशियो दो तरह के हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर और कवरेज रेशियो। तो कैपिटल की बात करें तो कैपिटल में क्या आता है, इक्विटी रेशियो, डेट रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट टू टोटल एसेट रेशियो, कैपिटल गियरिंग रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, ठीक है। तो कौन कौन सी है हमारे पास, इक्विटी रेशियो है, डेट रेशियो है, डेट टू इक्विटी रेशियो है, डेट टू टोटल एसेट्स एंड कैपिटल गियरिंग रेशियो है, और प्रोप्राइटरी रेशियो है, ठीक है। ये सारे हैं, कितने हो गए, 6 हो गए। आगे बात करते हैं हम, इसकी बात करेंगे कवरेज रेशियो से। कवरेज रेशियो कौन कौन से हैं, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो, फिक्स चार्ज कवरेज रेशियो। 4 तरह का हो गया हमारे पास, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो, फिक्स चार्ज कवरेज रेशियो। बाद में 4 तरह के हो गए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, हम इसको डिटेल में बात करते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज, these ratios provide an insight into the financial techniques used by the businesses and focus as a consequence on the long term solvency position की बात करते हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी की यहाँ पर बात होती है, ठीक है। इसको फिर से शुरू करते हैं, अभी हम स्टॉप करते हैं यहाँ पर।